रात के लगभग 11 बज चुके थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद कभी दिखता कभी ओझल हो जाता। गांव के पुराने ढाबे पर अभी भी एक लाल बल्ब टिमटिमा रहा था। दुकान के बाहर रखी बेंच पर मोहन और जीतू बैठे चाय पी रहे थे। तूने कभी नदी के किनारे पुराने घाट के बारे में सुना है? कौन सा घाट? अरे वही जहां अब कोई रात में नहीं जाता। कहते हैं कि आधी रात के बाद वहां सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है, लेकिन जब कोई उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वो अचानक गायब हो जाती है। गांव वाले तो हर चीज में भूत ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं है मोहन। पिछले साल चौधरी काका का नौकर वहां गया था। अगले दिन मिला तो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो मुझे बुला रही थी। आज तक किसी को नहीं पता चला कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। मोहन और जीतू आपस में बातें कर रहे थे, तभी दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा। एक आदमी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। उसने कंधे पर पुराना बैग टांगा हुआ था और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अरे ये तो रवि हैं। रवि तू इतने दिनों से कहाँ था और इतनी रात में कहाँ से आ रहा है? रवि बिना कुछ बोले उनके पास बैठ गया। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर रवि ने चाय का घूंट लिया और कहा, यार मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो गई थी कि मैं जिंदगी में दोबारा वहां नहीं जाना चाहूंगा। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं, हकीकत है। एक पुराना गांव था कुसुमपुर, जहां रात होते ही पूरा गांव अपने घरों में कैद हो जाता था। वजह थी एक ऐसा रहस्य जिसने सालों से लोगों की नींद छीन रखी थी। हर रात गांव से एक इंसान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। न चीख सुनाई देती, न कोई सबूत मिलता। सुबह सिर्फ जमीन पर एक काला निशान मिलता, जैसे किसी को जिंदा जला दिया गया हो। उसी गांव में वीरेंद्र अपने पिता की मौत के बाद पुश्तैनी जमीन के कागज पूरे करने लौटता है। रास्ते में ऑटो वाला सिर्फ एक बात कहता है, साहब रात को बाहर मत निकलना, यह रात इंसानों की नहीं होती। वीरेंद्र इसे मजाक समझकर हंस देता है। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचता है उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत है। चारों तरफ सन्नाटा, बंद दरवाजे, खाली चौपाल, और तभी उसकी बचपन की दोस्त मंजरी उससे मिलती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे से कहती है, वीरेंद्र, अगर अपनी जान बचानी है तो आज रात किसी भी कीमत पर घर से बाहर मत निकलना। वीरेंद्र मंजरी की बातों पर विश्वास नहीं करता। रात होते ही उसके घर के बाहर अजीब आवाजें आने लगती हैं। कभी कोई उसका नाम पुकारता तो कभी खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई देती। सुबह होते ही पूरा गांव एक और इंसान के गायब होने की खबर से दहशत में था। वीरेंद्र सच जानने के लिए गांव के बूढ़े पंडित के पास जाता है। पंडित उसे बताते हैं, ये गांव श्रापित है और इस श्राप की शुरुआत तुम्हारे परिवार से हुई थी। वीरेंद्र हैरान रह जाता है। पंडित बताते हैं कि सालों पहले उसके दादा ने एक प्राचीन मंदिर तुड़वा दिया था। उस मंदिर में गांव की रक्षा करने वाली एक शक्तिशाली आत्मा कैद हो गई और अब वही आत्मा हर रात एक नई जान लेकर अपनी कैद तोड़ने की कोशिश करती है। पंडित आखिरी बार वीरेंद्र को चेतावनी देते हैं, अगर तुम उस मंदिर तक गए तो शायद वापस कभी नहीं लौटोगे। लेकिन वीरेंद्र फैसला कर चुका था। रात का घना काला अंधेरा। वीरेंद्र अकेला उस टूटे हुए मंदिर तक पहुंचता है। चारों तरफ धुंध और बीच में पड़ा एक पुराना बुझा हुआ दिया। जैसे ही वीरेंद्र वो दिया जलाता है, पूरा मंदिर कांपने लगता है। हवा में डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं। तभी पीछे से मंजरी की आवाज आती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वीरेंद्र पीछे मुड़ता है, लेकिन इस बार मंजरी पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा डरावना हो चुका था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वो हंसते हुए कहती है, मैं सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। मैं इंसान नहीं,
उसी मंदिर की श्रापित आत्मा हूँ। सालों से मैं गांव वालों की आत्माएं लेकर अपनी ताकत बढ़ा रही थी, लेकिन मेरी असली मुक्ति सिर्फ तुम्हारी आत्मा से होगी, क्योंकि ये श्राप तुम्हारे परिवार की वजह से शुरू हुआ था। अचानक पूरा मंदिर धुएं से भर जाता है। वीरेंद्र भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ काली परछाइयां उसे घेर लेती हैं। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजती है और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन वहां वीरेंद्र नहीं था। सिर्फ जमीन पर वही काला निशान पड़ा था और दूर खड़ी मंजरी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे अपना अगला शिकार मिल चुका था।